हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी साक्षी मैम और आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, अगर आपको दो ऐसी ऑब्जेक्ट्स दे दिया जाए जो दिखने में बिल्कुल सेम हो और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी ऑब्जेक्ट मेटल की बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को पहले टच करेंगे, टच करके देखेंगे, उन्हें उठाएंगे, उनके वेट को चेक करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे और जहाँ तक हो सके आप उन दोनों को ठोक के भी देखेंगे क्या उनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। और जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा हार्ड होगी और जिसमें से कोई आवाज़ सुनाई देगी जब आप किसी भी चीज़ से ठोकेंगे, तो आप उसे ही मेटल की हुई बनी ऑब्जेक्ट बताएंगे। ऐसा ही होगा, जनरली सब ऐसा ही करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अगर हम पहले मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, इनके जो सरफेस होती है काफ़ी स्मूथ और शाइनी होती है और ये सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम मेटल्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल्स कौन कौन से आते हैं इनमें, जैसे आपका सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, आपका हो गया आयरन हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सभी मेटल्स कहलाते हैं। और अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है और इन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल्स मेटल्स की तरह नहीं होते हैं, यानी कि मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना होके ये इंसुलेटर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और ये ना कि मेटल्स की तरह डक्टाइल या मैलेबल होते हैं, बल्कि ये ब्रिटल और सॉफ्ट होते हैं और ये नॉन सोनरस होते हैं, यानी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह के कई नॉन मेटल्स होते हैं। और इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एनाइंस बनाते हैं और इन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों के अलावा भी एक और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो इस तरह के एलिमेंट्स कहलाते हैं मेटलॉइड। इनके एग्जाम्पल्स है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एट्सेट्रा। इन सब के अलावा एक और एलिमेंट होता है जो कि बहुत खास होता है, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और कैटायन बना सकता है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये एनाइंस भी बना सकता है। बट ये मेटल्स की और प्रॉपर्टीज़ इनमें नहीं पाई जाती, जैसे डक्टिलिटी हुई, मैलेबिलिटी हुई, और ना कि ये मेटल्स की तरह सोनरस होता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम ज़्यादातर नॉन मेटल्स की तरह ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ तो इसमें पाई जाती है। लेकिन अभी भी इसकी प्लेसमेंट में थोड़ा सा डाउट है, ना हम इसको पूरी तरह से मेटल कह सकते हैं, ना ही हम इसको पूरी तरह से नॉन मेटल्स कह सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट्स भरपूर पाए जाते हैं। 9 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें से आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, ये सभी जो एलिमेंट्स भरपूर पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, वहीं मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट एल्युमिनियम होता है और मेटलॉइड में सिलिकॉन होता है। 98% हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो इन 9 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, बाकी 2% जो है वो अदर एलिमेंट से मिलके बना है।
अब हम बात करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिकल स्टेट से। तो मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बस एक मेटल को छोड़ के, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट की। सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो आपका सिल्वर होता है। और उसके बाद आपका आता है कॉपर, एल्युमिनियम। ये सभी मेटल्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो हीट की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से इनका यूज़ हम अपने किचन में करते हैं। कैसे? इन्हीं के ही बर्तन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करने होने देते हैं, आसानी से कंडक्ट होने देते हैं। किसी भी मेटल्स की कंडक्टिविटी इनके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्री होके घूमते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट की कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और हीट जनरेट होती है, जिस वजह से ये अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं हीट के। लेकिन इनमें से, मतलब मेटल्स में से सबसे ख़राब, अगर सबसे वीक कंडक्टर की बात करें तो वो होता है आपका लेड। लेड में इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से फ्री होकर मूव नहीं करते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी वीक कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। तीसरे नंबर पे आता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आपका सिल्वर होता है। उसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर। और कॉपर का यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। किस में यूज़ होता है? इससे कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं। ठीक, तो वायरिंग में कॉपर का काफ़ी यूज़ होता है। जो वायर्स बनाए जाते हैं इनके ऊपर किसकी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जिसको हम PVC कहते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी मेटल को पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको पहले हीट किया जाता है और उसको पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैलिबल जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं आपके गोल्ड और सिल्वर, और साथ में एल्युमिनियम, कॉपर भी होते हैं। और कॉपर के जो पतली पतली थिन शीट्स बनाई जाती है, जिसको हम एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं, जिससे हम सामान की पैकेजिंग करते हैं, फूड आइटम्स की पैकेजिंग करते हैं। तो इसका यूज़ इसी तरीके से होता है। तो काफ़ी मैलेबल भी होते हैं मेटल्स, यानी कि हम पतली पतली शीट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें हम किसी मेटल को पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा, मतलब मेटल्स में सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? वो होता है आपका गोल्ड, और उसके बाद आपका सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का तो यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में होता है, और साथ में आप आयरन के भी वायर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि पूरा ग्रिल तैयार किया जाता है। और टंगस्टन का यूज़ आप अच्छे से जानते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं बल्ब की फिलामेंट्स बनाने में। तो काफ़ी ये डक्टाइल होता है, काफ़ी पतली पतली वायर्स बनाए जा सकते हैं इसके। तो मेटल्स की ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। शाइनी, कई ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी अपनी चमक होती है, अपनी एक शाइनी अपीयरेंस होता है, जिस वजह से इनका यूज़ डेकोरेशन में होता है। जैसे कि आपकी ज्वेलरी हुई, जो कि गोल्ड और सिल्वर की बनी होती है, इनको देखते हैं आप तो आप देखते हैं कि इनमें अपनी चमक होती है, शाइन होता है। इसी तरह से कॉपर हुआ, कॉपर में भी आपने देखा होगा कि वो काफ़ी चमकीले होते हैं। और कई ऐसे भी मेटल्स हैं जिन पे पॉलिश किया जाता है, उनको पॉलिशिंग करके उनको बहुत ही शाइनी बनाया जाता है। हार्डनेस, मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स काफ़ी हार्ड कहलाते हैं, और इनको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं, जो कि हार्ड नहीं होते, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, और इन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हार्डनेस में आपने देखा कि सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते, वैसे ही सभी मेटल्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। अगर स्ट्रॉन्ग मेटल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होता है? आपका आयरन, जिस वजह से आयरन का यूज़ ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में
और रेलवे ट्रैक्स बनाने में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट टॉलरेट कर सकता है और टूटता भी नहीं है। वहीं कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस वजह से इसका यूज़ हम ऐसी जगहों पे नहीं कर सकते, और यहाँ तो काफ़ी ब्रिटल होता है, या आसानी से टूट भी जाता है। सोनरस, कई मेटल्स आवाज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, कई एक साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप इसको किसी भी चीज़ से ठोकते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, जिस वजह से इस प्रॉपर्टीज़ को हम सोनरस कहते हैं। और इस वजह से इन मेटल्स का यूज़ रिंग्स, बेल्स बनाने में किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफ़ी हाई होता है। जैसे आपका हुआ कॉपर और आयरन, इन दोनों का काफ़ी हाई होता है कंपैरेटिवली सोडियम पोटेशियम के। सोडियम पोटेशियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफ़ी लो होता है। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी, जितना मेटल ज़्यादा हार्ड होगा, हैवी होगा, उस मेटल की डेंसिटी उतनी हाई होगी। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई ही होती है कंपैरेटिवली सोडियम और पोटेशियम के। ये दोनों काफ़ी हैवी नहीं होते, काफ़ी लाइट होते हैं, और साथ में इनकी डेंसिटी भी काफ़ी लो होती है। अब हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कैटायंस बनाता है। जैसे कि ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी मेटल्स है। सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बना रहा है Na+। इसी तरह से मैग्नीशियम भी, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके मैग्नीशियम कैटायन बनाता है, और इस तरह से एल्युमिनियम भी कैटायन बनाता है। तो ये सभी मेटल्स इसी तरह से कैटायंस बनाते हैं, और जब इनका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के समय, ये सभी मेटल्स कैथोड की तरफ मूव करते हैं, यानी कैथोड पे पाए जाते हैं। अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम हुआ, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से एल्युमिनियम बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सभी मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, आपका जिंक हुआ, तो ये सब जो टिन हुआ, तो ये सभी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट ये जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर में नहीं होके एम्फोटेरिक होते हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों तरीके का बिहेव करते हैं, यानी एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके का रिएक्शन देते हैं? नोबल मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम और मर्क्यूरी, इन सभी मेटल्स को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, चाहे वो हॉट वाटर के साथ हो या स्टीम के साथ। तो ये सभी मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम अगर रिएक्शन वाटर के साथ होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जब मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और इन सभी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, गैस लिबरेट होती है। नोबल मेटल्स को छोड़कर, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, इन सभी मेटल्स को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे कि यहाँ आयरन है, आयरन आपका मेटल है, और मेटल का जब रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाता है तो हमें यहाँ पे फेरस क्लोराइड मिलता है, और गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और एल्युमिनियम, जब भी एल्युमिनियम का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया जाता है तो यहाँ पे हमें एल्युमिनियम सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नोबल मेटल में आपका कॉपर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देता है, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट ना होकर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया, वाटर के साथ देख लिया, और डाइल्यूट एसिड के साथ भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैसा होता है। जनरली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं,
बट कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे कि आपका सोडियम है, मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब अगर हम किसी भी मेटल का रिएक्शन किसी नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? जब भी किसी मेटल का रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। जैसे कि अगर सोडियम का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। अगर आपने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लास 10 के साइंस के बाकी के वीडियोस भी चाहिए तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्टडी टिप्स चाहिए तो आपको उनका भी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स के हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये तीनों आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे। वहीं पे जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म मिलेगा, और वहीं आपका हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सभी आपको गैसियस स्टेट में दिखाई देंगे। सेकेंड है इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने मेटल्स में पढ़ा था कि सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका कारण ये है कि सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जैसे कि आप मेटल्स के केस में पढ़े थे कि इन सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप है, यानी कहने का मतलब एक तरह का कार्बन ही है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रॉन्स बनाने में होता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जैसे कि आपने मेटल्स के केस में पाया था कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप उन्हें गर्म करके या हैमर से पीट के उनको शीट में चेंज कर सकते हैं, या आप उन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे नॉन मेटल्स को आप ना शीट में चेंज कर सकते हैं ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। अगर आपने इनके साथ मतलब इन नॉन मेटल्स को शीट में या वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो ये टूट जाते हैं। अब जो सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका सल्फर और फास्फोरस, जो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं तो उनका तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप ना उनको शीट में चेंज कर सकते हैं ना उनको वायर में चेंज कर सकते हैं। बट जैसे कि सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सल्फर या फास्फोरस, अगर आप इनको इस तरह से मतलब शीट में या वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। और अब है डल एंड सॉफ्ट। मतलब नॉन मेटल्स डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी वो शाइनी नहीं होते हैं। जैसे कि आप मेटल्स में देख रहे थे कि मेटल्स का एक जो सरफेस होती है काफ़ी शाइनी होती है, इस वजह से आप इसको डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं उसका, यानी या ज्वेलरीज बना सकते हैं। बट ये इनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, ये काफ़ी डल होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो थोड़ा सा शाइनी होता है और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स आपने देखा था मेटल्स सभी काफ़ी हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है और ये काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ में पाए जाने वाला। नॉन मेटल्स सभी के सभी नॉन सोनरस होते हैं, चाहे आप जितना भी इसको पीट लीजिए या ठोक लीजिए, इनमें से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देने वाली। जैसे कि आपको मेटल्स में सुनाई देता था वैसा नहीं पाएंगे इसमें। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है मेटल्स के कंपैरेटिवली, और इनकी डेंसिटी भी लो होती है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी लो होती है। नॉन मेटल्स आपको कई कलर में भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपका जो सल्फर है वो येलो कलर में मिलेगा, वहीं जो फास्फोरस आपको वाइट और रेड कलर में मिलेगा, और क्लोरीन का कलर होता है येलोइश ग्रीन, वहीं ग्रेफाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलरलेस गैसेस हैं।
चलिए अब देख लेते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि इन नॉन मेटल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनाइंस बनाने की टेंडेंसी होती है, और जब ये एनाइंस बनाते हैं तो इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये सभी के सभी एनाइंस जो होते हैं, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है यानी इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम, ये सभी एनाइंस आपको एनोड पे मिलेंगे। इन नॉन मेटल्स में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ना ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो होता है कार्बन। कार्बन जो होता है वो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, बल्कि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जब भी कंपाउंड बनाता है तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये दोनों ही गैसेस हैं और ये दोनों ही एसिडिक होते हैं नेचर में। अगर इन दोनों को वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये अपने अपने एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वहीं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो यानी कि सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं। आपने मेटल्स के केस में क्या पढ़ा था? आपने मेटल्स के केस में ये पढ़ा था कि जो सभी के सभी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और वो सभी ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। बट यहाँ पे ये एसिड होते हैं। देखिए वहाँ पे भी आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा था एल्युमिनियम के केस में। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि वो दोनों तरीके का बिहेव कर सकते हैं, यानी एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं, वहीं मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स कुछ अलग टाइप का रिएक्शन देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए कार्बन का जब भी रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो वाटर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब दो तरह की गैसेस निकलती है। जब भी नॉन मेटल्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो ये नॉन मेटल्स अपने अपने क्लोराइड्स बनाते हैं। ये जो क्लोराइड्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ना कि आयनिक, ठीक। और ये जो क्लोराइड्स होते हैं वो गैस या तो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन मेटल का रिएक्शन एक नॉन मेटल के ही साथ हो रहा है, और इस तरह का जब रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। फॉस्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, और ये गैसेस फॉर्म में होता है। नॉन मेटल्स जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। आपने मेटल के केस में पढ़ा था कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे आपको सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, वो हाइड्रोजन के साथ कुछ कंडीशंस पे क्या करते हैं, मतलब रिएक्शन देते हैं। बट यहाँ पे भी देखिए जो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल्स जब भी रिएक्शन देते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं जिससे ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, और ये हाइड्राइड्स जो होते हैं, ज़्यादातर हाइड्राइड्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनिया गैस बनाता है, और सल्फर हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2S गैस बनाता है। वहीं ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, HCl, वो भी गैसेस फॉर्म में, ठीक। तो अब तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और मेन रिएक्शंस को जाना, देखा कि ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन के साथ या एसिड के साथ, वाटर के साथ किस तरीके का ये सभी एलिमेंट्स रिएक्शंस देते हैं। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है।
इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब भी किसी मेटल की रॉड को उसी के ही सॉल्ट के सॉल्यूशन डिप किया जाता है तो उस मेटल की रॉड पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन में भी उसी के अपोजिट इक्वल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो मेटल होती है, जो मेटल की रॉड होती है, वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी हम मेटल रॉड यूज़ करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में कॉपर रॉड का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोड की तरह और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयंस तेजी से मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ। इस पे ये आयंस जो होते हैं इन पे हमेशा कितना 2+ चार्ज होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका होगा, किसको? सल्फेट आयन को, और तेज़ी से मूव करेगा रॉड की तरफ और रॉड पे आके ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये न्यूट्रल एटम में चेंज जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड पर किस तरह का चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का यहाँ पे काम कर रहा है। और वहीं इसके चारों तरफ सल्फेट आयंस आके इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके का आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में। जब भी किसी मेटल की रॉड, यानी जैसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, को उसकी के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है, यानी मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सभी मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानते हुए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तैयार की गई है। आप इस सीरीज़ में पाएंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इन सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती हुई नजर आएगी, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपको ऊपर मिलेंगे और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपको नीचे मिलेंगे। इस सीरीज़ में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन बीचों बीच मिलेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन मेटल ना होते हुए इस सीरीज़ में रखा गया है। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना सकता है मेटल्स की तरह। इस सीरीज़ में सभी मेटल्स को अरेंज किया गया है और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटल्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता हुआ नज़र आएगा, वहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल घटता हुआ नज़र आएगा। इस सीरीज़ में ऊपर पाए जाने वाले मेटल अपने से नीचे पाए जाने वाले मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपने से नीचे पाए जाने वाले मेटल के सॉल्यूशन से उन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर नाइट्रेट बना सकता है और कॉपर की पोजीशन सिल्वर से ऊपर होती है सीरीज़ में। इसी तरीके से जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये जो रिएक्शन है वो इसी पे डिपेंड करती है। आप अगर इस सीरीज़ को समझेंगे, मतलब आप इस सीरीज़ को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर पाए जाने वाले सभी मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। लिथियम से लेकर सोडियम तक पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। उसके नीचे जो मैग्नीशियम से आयरन के बीच में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऐसे में वो हाइड्रोक्साइड न बना के ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब उसके नीचे यानी आयरन के नीचे पाए जाने वाले सभी मेटल्स किसी भी सूरत में
ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले सभी मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होंगे और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देंगे। जैसे कि सोडियम जब भी एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये सोडियम क्लोराइड देता है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सोडियम के नीचे मैग्नीशियम भी वैसे ही रिएक्शन देगा, उसके बाद एल्युमिनियम भी वैसी तरह से रिएक्शन देगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इन मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती हुई नज़र आएगी, यानी कि वो इतने रिएक्टिव नहीं होंगे। और हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले सभी मेटल्स, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो सिल्वर हो, मर्क्यूरी हो, ये सभी मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से वो डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते, ना वो डाइल्यूट एसिड के साथ ना ही वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं। लेकिन इनमें से कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर जो होते हैं वो ये तीनों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट ना होके SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। और इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स आपको पढ़ाया था, तब मैंने इस रिएक्शन के बारे में बताया था कि ये सभी मेटल्स होते हैं काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं और ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ना देके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने नाइट्रिक एसिड की बात नहीं की, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की, सल्फ्यूरिक एसिड की बात की। लेकिन नाइट्रिक एसिड का क्या? नाइट्रिक एसिड इस तरह का रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में चेंज कर देता है। बट कुछ केस में मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं और ऐसे में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर के ऊपर पाए जाने वाले सभी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे, और एल्कलाइन ऑक्साइड बनाते हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। सोडियम ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड्स और लिथियम ऑक्साइड्स बनाते हैं। और फिर मैग्नीशियम और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी होते हैं और जैसे एल्युमिनियम है, ये सभी जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, बल्कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसको टेम्परेचर बढ़ा के, और इनमें मैग्नीशियम जो होता है वो तो उस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वो बर्न कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। इसी तरीके से सभी जो मेटल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर एल्कलाइन ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से आयरन होता है, आयरन का भी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और ऐसे में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आयरन आपको मिलेगा। आयरन भी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ये आयरन बहुत ही ज़्यादा बहुत हीटेड हो जाता है, तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। कॉपर भी इसी तरीके से रिएक्शन देता है और वो भी जब बहुत देर तक उसको गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक तरीके से वो बर्न करता है और तब जाके कॉपर के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। आज की वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप मेरे वीडियोस को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को और ही बेहतर बनाइए और साथ में स्टडी टिप्स भी पाते रहिए मेरे ही चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।